नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 10 के एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। मुख्यमंत्री योगी ने लोगों की सुनी समस्याएं। सीएम ने समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश। तो गोरखपुर के नवनिर्वाचित महापौर ने सीएम से मुलाकात भी की है। सीएम योगी से मिले नवनिर्वाचित महापौर मंगलेश श्रीवास्तव। सीएम से नवनिर्वाचित महापौर मंगलेश श्रीवास्तव ने लिया आशीर्वाद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन। इस दौरान सुबह जहां पूजा अर्चना के बाद सीधे जनता दरबार का ये कार्यक्रम रखा गया। 1 महीने का वक्त बीत चुका था, जिसके बाद लगातार जनता को भी इंतजार था कि सीएम से अपनी समस्याएं बता सके। और देखिए, इस चुनाव के बाद एक बार फिर से जनता दर्शन का ये कार्यक्रम, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम लोगों से उनकी समस्याओं को सुनते हुए और उसके निवारण के लिए अधिकारियों को निर्देश देते हुए नजर आए। इस दौरान कहीं ना कहीं देखिए, जब भी जनता दर्शन का कार्यक्रम होता है, लोगों की समस्याएं सुनते हैं और अधिकारियों को फटकार भी लगाते हैं कि आखिर जो जनता की समस्याएं हैं वो उनके जिला स्तर पर ही क्यों नहीं सुलझ जाती है और जनता को इतनी दूर आने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। कहीं ना कहीं इसका संज्ञान भी लेते हैं। और दूसरी देखिए, आपको 2 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन में खड़े होकर हर एक व्यक्ति से उनकी समस्याएं जान रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर नवनिर्वाचित महापौर मंगलेश श्रीवास्तव, जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले। और चूंकि कल उनकी एक बड़ी जीत गोरखपुर में देखने को मिली और इसके बाद बधाइयों का तांता लगा रहा, लेकिन इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे और उनसे मुलाकात करने तुरंत मंगलेश श्रीवास्तव पहुंचे और उनका आशीर्वाद भी लिया। जीत की बधाई सीएम ने मंगलेश श्रीवास्तव को दी। और देखिए, ये तस्वीर भी शेयर की है उन्होंने और सभी के चेहरे पर कहीं ना कहीं खुशी की लहर, क्योंकि बीजेपी के खाते में 17 में से 17 सीटें और लगातार नगर पंचायत में भी एक अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का रहा है। गोरखपुर में मतगणना के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। सपा की प्रत्याशी काजल निषाद ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया है और दोबारा काउंटिंग की मांग करते हुए आत्मदाह की चेतावनी भी दे दी। गोरखपुर से बीजेपी प्रत्याशी मंगलेश श्रीवास्तव ने जीत दर्ज की है, लेकिन इस दौरान किस तरह से काजल निषाद सपा प्रत्याशी हैं जिन्होंने दोबारा काउंटिंग की बात की है और इस दौरान आत्मदाह का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आत्मदाह की चेतावनी दी है काजल निषाद ने। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। महापौर की प्रत्याशी थी काजल निषाद, सपा पार्टी से प्रत्याशी थी और इस दौरान कड़ी टक्कर मानी जा रही थी काजल निषाद और मंगलेश श्रीवास्तव, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे और उन्होंने बम्पर जीत भी गोरखपुर में दर्ज की है। कैसे मान लूं कि निष्पक्ष चुनाव है? मैं कैसे मान लूं पारदर्शिता हो रही है? इतना सेंसिटिव मामला है तो क्या इनका कंप्यूटर अच्छी गुणवत्ता वाला नहीं है? ये सरकार जैसे रोड अच्छी गुणवत्ता का नहीं देते हैं, ये सर सामान भी जो है अच्छी गुणवत्ता का नहीं देते हैं। मुझे मान्य नहीं है। मैं कह रही हूँ कि दोबारा रिकाउंटिंग हो। जो भी आया होगा, पहले बूथ में कितना पड़ा, दूसरे वार्ड में कितना पड़ा, दिखाएगा ना। पहले जो दिखाएगा वही दिखाएगा। अगर पारदर्शिता वाला है तो बताए मुझे दोबारा रिकाउंटिंग हो। नहीं होगी तो मैं सच बता रही हूँ भाई, मैं जीवित नहीं रहूंगी। मैं कितनी लड़ाई लड़ूं? मैं कैसे मान लूं कि
खबरों में आगे बढ़ेंगे। निकाय चुनाव में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा बीजेपी की दांव पर लगी थी, क्योंकि शहरी इलाके हमेशा से बीजेपी के गढ़ रहे हैं। पिछली बार बीजेपी मेयर चुनाव में बेहतर प्रदर्शन था, लेकिन नगर पालिका और नगर पंचायत में पिछड़ गई थी। इस बार के चुनाव में बीजेपी के मेयर से लेकर नगर पालिका और पंचायत अध्यक्ष सीटों पर भी सीट जीत का परचम लहराया। देखते हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि आखिर नगरीय निकायों में बीजेपी की जीत की वजह क्या रही। ये है जीत का जश्न। जी हाँ, निकाय चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले के पीछे अहम भूमिका सवर्ण मतदाताओं की रही है। जाहिर है, शहरी क्षेत्र में ब्राह्मण, वैश्य, कायस्थ, पंजाबी मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं, जिसके चलते बीजेपी का सवर्णों को मैदान में उतारने का दांव पूरी तरह सफल रहा। मेयर सीट पर बीजेपी का सवर्ण दांव 5 ब्राह्मण, 4 वैश्य प्रत्याशी उतारे। शहरी सीटों का समीकरण अपनी ओर मोड़ा। सवर्ण बीजेपी के कोर वोटर्स हैं। शहरों में बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा। गौरतलब है कि बीजेपी 2017 से पहले जब सत्ता से बाहर थी, तब भी निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन करती रही है। बीजेपी का राजनीतिक जनाधार शहरी इलाकों में हमेशा से रहा है, जिसके दम पर बीजेपी निकाय चुनाव में जीत दर्ज करती रही है। मौजूदा समय में बीजेपी सत्ता में रही है, जिसका सियासी फायदा भी उसे मिला है। पिछली बार 16 मेयर में 14 मेयर जीते थे और इस बार तो क्लीन स्वीप हो गया। निगम में क्लीन स्वीप की वजह बीजेपी का कैंडिडेट का चयन बेहतर रहा। निकाय चुनाव की तैयारी विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद से ही शुरू कर दी थी। बीजेपी ने अपने मंत्री और विधायक के परिवार के सदस्यों को टिकट नहीं दिया। पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में तरजीह दी। नगर निगम और नगर पालिका के जिन सीटों पर असंतोष था, उसका टिकट काटा। मौजूदा मेयर की जगह नए और युवा चेहरों को मौका दिया। सत्ता विरोधी लहर से निपटने की रणनीति काम आई। योगी टीम का उतरना सफल रहा। पसमानदा दांव भी आया काम। बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव में पहली बार 350 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे। 350 मुस्लिम उम्मीदवारों में 90% पसमानदा मुस्लिम थे। नगर निगम में पार्षद उम्मीदवार, नगर पालिका की 6 अध्यक्ष और सभासद सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट दिए। नगर पंचायत में अध्यक्ष पद की 38 सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। पश्चिम यूपी की 18 नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में थे। ब्रज क्षेत्र से 8, अवध क्षेत्र से 6, गोरखपुर क्षेत्र से 2 मुस्लिम चेहरों को प्रत्याशी बनाया। आधी आबादी पर बीजेपी का फोकस भी काम आया। निकाय चुनाव में 37% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित थी। पार्टी ने महिला मोर्चा को काफी पहले से ही जमीन पर उतार दिया था। बीजेपी ने महिलाओं के लिए सहभोज का आयोजन किया। सहभोज में मुस्लिम और दलित महिलाओं को खास तौर पर बुलाया गया। बीजेपी की जीत में महिला मतदाताओं का अहम रोल रहा। बसपा के मुस्लिम दांव की वजह से सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, शाहजहांपुर सीट पर फायदा बीजेपी को मिला। सपा ने फिर वही दोहराई गलती जो 2022 में की थी, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। शाहजहांपुर में सपा ने जिसे टिकट दिया, वो बीजेपी में शामिल हो गई। कांग्रेस के दिग्गज नेता भी चुनाव प्रचार से दूर रहे, जिससे पार्टी का कोर वोट बैंक बीजेपी में शिफ्ट हो गया। दरअसल नगर निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत सभी मंत्री पूरे दमखम के साथ जुटे थे। सीएम योगी ने ताबड़तोड़ जनसभाएं की। उन्होंने 75 में से आधे से ज्यादा जिलों में चुनावी रैलियां की। इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम, सभी मंत्री, विधायक, सांसद भी चुनावी रण में जुटे रहे। बीजेपी ने विधानसभा और लोकसभा की तरह निकाय चुनाव लड़ा, जिसका उसे सियासी फायदा मिला। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, सरकार और संगठन के बेहतर समन्वय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुयोग्य और यशस्वी नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। इसके साथ ही जो 17 नगर निगम हैं, इनमें से 3 नगर निगम
नए गठित हुए थे, जिनमें अयोध्या, मथुरा, वृंदावन और शाहजहांपुर। मथुरा, वृंदावन और अयोध्या में विगत वर्ष चुनाव संपन्न हुए थे और शाहजहांपुर में पहली बार चुनाव हुआ है। 17 के 17 नगर निगमों में, जिनमें से हर एक नगर निगम 5 लाख से लेकर के 50 लाख मतदाताओं या आबादी के बीच का होता है, और इतनी बड़ी आबादी की जनता को प्रदेश के अंदर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने, उनके समग्र विकास और उन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को डबल इंजन सरकार ने जिस प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाया है, आज ये जनादेश सबके सामने है। वहीं बीजेपी से उलट अखिलेश यादव ने कुछ सीटों पर ही जाकर प्रचार किए, जबकि मायावती और प्रियंका गांधी नजर ही नहीं आई। मायावती और अखिलेश को यूपी से ज्यादा कर्नाटक यात्रा मुफीद लगी, जिसका नुकसान भी उनको उठाना पड़ा। फिलहाल नतीजे आ गए। सियासी दल अब इसे अपने अपने चश्मे से आकलन करेंगे कि कैसे 24 की डगर के लिए क्या रणनीति बनाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। निकाय चुनाव के नतीजों से जनता ने जहां सियासी दलों को चौंका दिया है, तो वहीं कई बड़े अहम संदेश भी दिए हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी के निकाय चुनाव के नतीजों से जनता ने जहां सियासी दलों को चौंकाया है, वहीं कई बड़े और अहम संदेश भी दिए हैं। जाहिर है जनता सब जानती है, उसके मन में जो है ईवीएम का बटन दबाती है और नतीजे जब आते हैं तो लोकतंत्र का एक बड़ा दस्तावेज सामने नजर आता है। निकाय चुनाव के लिए 4 मई और 11 मई को हुए मतदान के बाद जब शनिवार को ईवीएम की पेटी खुली तो नतीजों से जनता ने रफ्ता रफ्ता सब कुछ क्लियर कर दिया। वहीं 24 के लिए भी एक सियासी पटकथा भी तैयार कर दी। फिलहाल निकाय चुनाव के 11 सबक से आपको रूबरू कराते हैं। आखिर क्या क्या संदेश इस चुनाव से मिल रहा है। निकाय चुनाव के 11 सबक। पहला सबक, मायावती अभी सियासत से चूकी नहीं है। बिना मैदान में उतरे और प्रचार किए कई जगहों पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। दूसरा सबक, मुसलमान वोटरों का रुझान सपा की ओर कम हो रहा है। मुसलमान वोटर बीएसपी और ओवैसी की ओर मुड़ रहे हैं। मेरठ में ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या इसका प्रमाण है। तीसरा सबक, यूपी की सियासत के नए प्लेयर बनकर उभर रहे हैं ओवैसी और आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के करीब कई समर्थित चेयरमैन जीत चुके हैं। चौथा सबक, अतीक और अशरफ की हत्या के बाद मुसलमान बीजेपी से ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी से भी नाराज हैं, क्योंकि अधिकांश का मानना है कि योगी को उकसाने का काम अखिलेश यादव ने किया था। पांचवा सबक, ओवैसी की पार्टी को कई जगहों पर कांग्रेस से भी ज्यादा वोट मिले हैं। इसका मतलब ध्रुवीकरण की दशा में मुस्लिम वोट अब सपा कांग्रेस में न जाकर ओवैसी और मायावती की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। छठा सबक, कांग्रेस ने कर्नाटक में भले ही ऐतिहासिक जीत दर्ज की हो, लेकिन यूपी में उसके पांव जमते नहीं दिख रहे हैं। ये और बात है कि नगर निगम की कुछ सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, लेकिन छोटे शहरों, खासकर नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में कांग्रेस की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हुई है। सातवां सबक, ये अलग बात है कि ये चुनाव सिर्फ शहरी क्षेत्रों का चुनाव रहा, लेकिन इस बार सभी निकायों का सीमा विस्तार हुआ है और हजारों की संख्या में ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्रों में शामिल हुए हैं, यानी ग्रामीण मतदाताओं का मूड भी इससे समझा जा सकता है। आठवां सबक, 2024 के लिए सभी दलों के लिए खतरे की घंटी बज गई है। सपा के लिए तो सबसे ज्यादा, क्योंकि उसका कोर वोट बैंक उससे दूर होता दिख रहा है। नवां सबक, खतरे की घंटी बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का विस्तार बीजेपी के ही वोट बैंक में सेंधमारी करेगा, न कि किसी और दल में। 10वां सबक, 2024 में आम आदमी पार्टी की ताकत बढ़ी तो बीजेपी को ही नुकसान होगा, क्योंकि जहां जहां आम आदमी पार्टी का विस्तार हुआ है वहां वो बीजेपी के ही मुख्य मुकाबले में खड़ी हुई है, न कि कांग्रेस या दूसरे दलों के। 11वां सबक, सपा में स्वामी प्रसाद मौर्य के मानस पर दिए बयान के बाद ओबीसी वोट तेजी से बीजेपी की ओर शिफ्ट हुआ है। तो कुल मिलाकर निकाय का चुनाव एक सेमीफाइनल की तरह था और अब सभी सियासी दल 24 का जो फाइनल है उसकी तैयारी में जुट जाएंगे। निकाय से उनकी काफी जच गई।
उसमें प्लस माइनस करके उनको रणनीति बनाने में आसानी होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि बसपा जो विधानसभा चुनाव में महज एक सीट पर सिमट गई थी और बसपा को रेस से बाहर माना जाने लगा था, अब वो स्थिति बदली है। वहीं सपा को सूझ नहीं रहा है कि अचानक उसका वोट बैंक किस तरह कहां शिफ्ट हो रहा है और वो 22 की तरह भी प्रदर्शन नहीं कर पाई। फिलहाल बीजेपी के लिए सब कुछ बल्ले बल्ले है, लेकिन 24 के रास्ते पर थोड़ा संभल कर आगे बढ़ने का भी जनता ने संदेश दिया है। जो भी हो, जनता ने अपना फैसला सुना दिया। अब सियासी दल के पास गुणा भाग नफा नुकसान निकालने की बारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां लखनऊ विश्वविद्यालय हॉस्टल में पथराव हुआ है। दबंगों ने देर रात हॉस्टल में हमला किया, छात्रों पे छाया दहशत का माहौल। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो पथराव से हॉस्टल की खिड़कियां और दरवाजे टूटे। विश्वविद्यालय के आर्ट्स कॉलेज हॉस्टल का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, किस तरह से दबंगों के द्वारा ये पथराव किया गया। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विश्वविद्यालय के आर्ट्स कॉलेज हॉस्टल का ये पूरा मामला है, जिसके बाद इस पथराव के बाद छात्रों में दहशत का माहौल है। तो विश्वविद्यालय के आर्ट्स कॉलेज हॉस्टल का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। इस दौरान खिड़की और दरवाजे के शीशे किस तरह टूटे हैं। तो विश्वविद्यालय हॉस्टल में ये पथराव, दबंगों ने देर रात हॉस्टल पर हमला कर दिया। अश्विनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर जानकारी मिल पा रही है? आखिर कौन वो लोग थे जिन्होंने इस हॉस्टल पर पथराव किया? कल देर रात पथराव हुआ है। आपको बता दें कि अभी तक जानकारी हो रही है कुछ युवक थे जो बाहर यूनिवर्सिटी के हैं पढ़ने बाहर निकले थे, उनका किसी से झगड़ा हुआ था। उसके बाद उसके साथ अभी तक जानकारी से उन्होंने नहीं पथराव किया। हालांकि जो यूनिवर्सिटी के फैकल्टी है वो जांच कर रही है, जांच कर रही है। जांच के बाद जो वीडियो है, वीडियो में जो लोग दिख रहे हैं उनको चिन्हित किया जाए। चिन्हित करने के बाद उस पर सख्त कार्रवाई की जाती है। कुछ छात्र जो हॉस्टल के लिए दूसरे को हॉस्टल के हैं उन पर भी आरोप लग रहा है कि उन लोगों ने जो पथराव किया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं वहाँ पुलिस तैनात कर दी, क्योंकि काफी लंबे समय देखा जा रहा है कि हॉस्टल जो लखनऊ विश्वविद्यालय वहाँ शांति का माहौल था, लेकिन इस तरीके के अराजक तत्व हैं जो कहीं ना कहीं माहौल खराब करना चाहते हैं। इसको लेकर के जो लखनऊ विश्वविद्यालय के वीसी हैं उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा, उस पर सख्त कार्रवाई होगी। अगर कोई कॉलेज का छात्र होगा तो उसको बाहर का रास्ता कॉलेज से दिखाया जाएगा। जी अश्विनी, आप लगातार जुड़े रहिए, हम वीडियो भी दिखाते हैं किस तरह से ये हमला किया गया, दबंगों के द्वारा हॉस्टल पर यह पथराव किया गया। और देखिए मुंह को किस तरह से ढक के, ताकि उनकी पहचान ना हो सके कि ये कौन थे, और इनके द्वारा पत्थरों से हमला किया गया हॉस्टल पर, जहां खिड़कियां और दरवाजों के शीशे टूटे हैं। हालांकि अभी देखिए इस हॉस्टल में पुलिस की तैनाती हो गई है और लगातार तलाश की जा रही है इन लोगों की। माना जा रहा है कि दूसरे हॉस्टल के छात्र भी हो सकते हैं और ये कहीं ना कहीं आपसी तनातनी का नतीजा हो सकता है और इसीलिए ये हमले किए गए। हालांकि आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं, देर रात का ये वीडियो है जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। किस तरह से ये दबंग हैं, ये छात्र हैं, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन मुंह पर कपड़ा बांधकर, चेहरे को ढककर ये पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। अश्विनी हमारे साथ संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी, देखिए किस तरह से ये जो दबंग है, या आप बता रहे हैं कि जिस तरह से छात्रों के द्वारा कहा जा रहा है कि आपसी कुछ तनातनी की वजह से दूसरे हॉस्टल के छात्र ये हमला कर सकते हैं, तो देखिए मुंह ढक के किस तरह से हमला किया गया ताकि पहचान ना हो सके इनकी। कहीं ना कहीं सेंसिटिव मामला है, क्योंकि हम देखें तो इस तरह के छात्र राजनीति होती है, छात्र होते हैं, अगर उनके बीच मनमुटाव होता है तो इसके तौर पर झगड़ा बड़ा हो जाता है जी। इसको लेकर के बाकायदा पुलिस तैनात कर दी गई वहाँ पर है। मौके पर जो फैकल्टी इंचार्ज है वो जाकर उन्होंने पूरा जायजा लिया है। एक जांच समिति बनाई गई जो जांच कर रहे कि आखिर कौन लोग थे जिन्होंने पथराव किया है, उनकी पहचान की जा रही है। पहचान होने के बाद अगर वो हॉस्टल से होंगे तो हॉस्टल से बाहर किए जाएंगे, साथ ही साथ अगर कहीं और के होंगे तो FIR दर्ज होगी और कार्रवाई होगी। बिल्कुल अश्विनी, और देखिए अश्विनी, इसके साथ ही साथ क्या अभी तक पुलिस के द्वारा कोई पहचान नहीं हो पाई है कि आखिर ये दबंग कौन थे? अभी तक क्या कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है?
बिल्कुल देर रात का मामला था। पुलिस लगातार इस पर लेकर के तैयारी जांच कर रही है। जांच के बाद पूरा मामला है, कोई केस होता इसको भी पुलिस ध्यान रखेंगे। जो भी जिम्मेदार इस घटना के होंगे उनको कहीं ना कहीं चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित करने के बाद उन पर सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विनी इस जानकारी को देने के लिए। और देखिए किस तरह से विश्वविद्यालय के आर्ट्स कॉलेज हॉस्टल का ये पूरा मामला है, जहां पर पथराव की ये घटना सामने आई है देर रात। दबंगों के द्वारा ये हमला किया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर निशाना साधा है। निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर निशाना साधा है। बीजेपी पर सरकारी मशीन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। बीएसपी चुप होकर बैठने वाली नहीं है, ये बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है। तो वक्त आने पर बीजेपी को जवाब जरूर मिलेगा। तो अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि मशीनों का दुरुपयोग हो रहा है और इस पूरे मामले पर बीएसपी चुप नहीं बैठेगी, लगातार इस पर आवाज उठाएगी। और देखिए कहीं ना कहीं एक बार फिर से मशीनों के जो दुरुपयोग का मामला सामने आया है, ये आरोप बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लगाया है कि किस तरह से ईवीएम का दुरुपयोग किया जा रहा है। विपक्ष लगातार ऐसे कई आरोप भारतीय जनता पार्टी और पक्ष लगाती रही है कि ईवीएम का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है सरकार। स्कंदता मिश्रा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। स्कंदता, देखिए लगातार जिस तरह से कल चुनाव के नतीजे आए उसके बाद उम्मीद भी यही की जा रही थी कि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो सकता है। और देखिए इस दौरान बीएसपी सुप्रीमो ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जिस तरह से मशीनों का दुरुपयोग किया जा रहा है उस पर बीएसपी चुप नहीं बैठेगी। देखिए, जब से नगर निकाय चुनाव के परिणाम घोषित हुए हैं तब से लगातार कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे कि जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा और ये शुरू भी हो गया है। जिस तरीके से मायावती ने अभी ट्वीट किया है, और हालांकि कल समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कई सारे ट्वीट किए गए जिसमें उन्होंने कई जगह काउंटिंग में देरी को लेकर उन्होंने तमाम आरोप लगाए थे, चुनाव निर्वाचन आयोग से संज्ञान में लेने के लिए आग्रह किया था। और इसी क्रम में मायावती ने आज सुबह ही ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद सब लगाकर चुनाव जीता है और जो सरकारी मशीनरी है उनका दुरुपयोग किया है। और इसको लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह भी कहा है कि वो इन सब चीजों को लेकर चुप बैठने वाली नहीं है, लगातार इस पर आवाज उठाती रहेंगी। वहीं उन्होंने जितने भी जो बीएसपी को जो वोट पड़े हैं उनके सभी वोटर्स का उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि जिन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी पे भरोसा जताया और उनको वोट दिया उसके लिए उनका शुक्रिया अदा किया है। इसके अलावा मायावती ने सपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, सत्ता का दुरुपयोग करके चुनाव जीतना इनको भली भांति आता है और दोनों ही पार्टियां ऐसा करती रही हैं। अगर चुनाव, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराया जाता तो कहीं ना कहीं जो चुनाव के नतीजे थे उनकी तस्वीरें कुछ और होती। और कहीं ना कहीं मायावती ने ये भी कहा है कि इसके अलावा जब जितने भी उनको वोट्स मिले हैं उनको लेकर उन्होंने अपने वोटर्स का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा है कि अगर फेयर चुनाव किया जाता तो कुछ मेयर की सीट भी जो है मायावती की पार्टी जीत सकती थी, इस पर भी उन्होंने कहा है। हालांकि अगर ट्वीट की बात की जाए तो मायावती ने नगर निकाय चुनाव में एक भी रैली नहीं की थी। उन्होंने अपना पूरा जो प्रचार है वो ट्वीट के जरिए ही किया है और पिछले कई समय से मायावती जी जो है सिर्फ जो है ट्विटर के जरिए, ट्वीट के जरिए ही अपने आप को एक्टिव रखती हैं। और लास्ट उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अब भी वो ट्वीट के जरिए, हालांकि उन्होंने बोला है कि वो आवाज उठाएंगे लेकिन आवाज वो किस तरीके से उठाएंगे ऐसे में देखना होगा, क्योंकि लगातार मायावती जी सिर्फ और सिर्फ ट्वीट ही कर रही है कि जब से चुनाव का ऐलान हुआ है और अब चुनाव संपन्न होने के बाद भी मायावती जी ने ट्वीट ही किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्कंदता इस पूरी जानकारी को देने के लिए। तो निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर निशाना साधा है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। वहीं निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी, शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी शुरू हो गई है। नगर विकास विभाग तैयारियों में जुटा है।
सभी 17 मेयरों को एक दिन में शपथ ग्रहण कराने की तैयारी शुरू हुई है। एक महीने के अंदर नगर निगम और नगर परिषद की बैठक बुलाने की तैयारी भी है, तो पंचायत बोर्ड की भी बैठक बुलाने की हो रही है तैयारी। नगर विकास मंत्रालय लगातार तेजी से कर रहा है काम। शनिवार को अवकाश होने के बाद भी खोला गया नगर विकास विभाग। तो किस तरह से अब शपथ ग्रहण की तैयारी कराई जा रही है, तो शनिवार को अवकाश होने के बावजूद नगर विकास विभाग खुला, तो निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी शुरू, तो नगर विकास विभाग इन तैयारियों में जुटा है। तो सभी 17 मेयरों को एक ही दिन में शपथ ग्रहण कराने की तैयारी, तो एक महीने के अंदर नगर निगम की बैठक भी बुलाने की तैयारी है। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत की भी यह बैठक बुलाई जाएगी। अब इसकी तैयारी में नगर विकास विभाग जुट चुका है। तो कल जिस तरह से नतीजे आए, आप देखिए नतीजों के बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई है। तो वहीं दूसरी तरफ अब नगर विकास विभाग की तरफ से तैयारी की जा रही है शपथ ग्रहण की। सभी 17 मेयरों को एक ही दिन में ये शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें शपथ दिलाई जाएगी और इसके बाद एक महीने के अंदर ये बैठक भी बुलाई जाएगी। नगर परिषद और नगर पंचायत की भी बैठक बुलाई जाएगी और इसी तैयारी में अब नगर विकास विभाग लग चुका है। तो शनिवार को अवकाश होने के बाद भी खोला गया नगर विकास विभाग। मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, देखिए कल के नतीजों के बाद अब कहीं ना कहीं तैयारी शपथ ग्रहण की है। 17 मेयरों को किस तरह से एक ही दिन में शपथ ग्रहण कराया जाए, इसकी तैयारी में नगर विकास विभाग जुट चुका है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने और नगर विकास मंत्रालय ने जिस तरीके से निकाय चुनाव को संपन्न कराया था, कहीं ना कहीं इसकी जो तैयारी की थी उसमें कहीं ना कहीं जो इम्प्लीमेंट किए गए थे, उसकी जो तैयारी की गई थी उसमें बहुत बड़ा योगदान था नगर विकास मंत्रालय का। अब माना जा रहा है कि जब निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं तो सभी 17 मेयरों के साथ साथ नगर पालिका के अध्यक्ष और चेयरमैन के जो चेयरमैन है नगर पंचायत के, उनको भी एक साथ शपथ दिलाया जाए, ताकि जिनका कार्यकाल है, जो सदन बुलानी है या फिर आपको बोर्ड की जो बैठक बुलानी है, वो एक साथ एक महीने के अंदर बुला ली जाए, ताकि जो अगले 5 साल का जो कार्यकाल है वो एक साथ पूरा हो। और इसके साथ ही जो काम है, जिससे कि केंद्र और राज्य सरकार की जो अमृत 2 की जो योजनाएं हैं वो जल्दी जल्दी इम्प्लीमेंट हो सके। हालांकि देखा गया चुनाव था तो उसमें कई जो नगर निगम थी या पालिका थी या परिषद थे, उनमें जो चेयरमैन या बोर्ड की जो बैठकें थी वो 6 महीने तक की देरी हुई थी, जिसके चलते कि 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी बैठकों का दौर जो था वो पूरा चला था। उसके लिए कई योजनाएं थी वो अटक गई थी, इसको पूरा नहीं कर पाया गया। उसके चलते अब नगर विकास ये योजना बनाई है, जिसको लेके एक तैयारी भी की जा रही है। माना जा रहा है कि वो अंतिम तौर पर तैयारी है कि किस तरीके से सभी मेयरों की, सभी बोर्ड के अध्यक्षों की और साथ ही साथ जो पालिका के चेयरमैन है, उन सबका जो शपथ ग्रहण है वो एक साथ किया जाए और जल्द से जल्द जो कार्रवाई है, जो नगर निगम की जो सदन है या फिर जो बोर्ड की जो बैठकें हैं, उनको जल्दी जल्दी बुला के काम शुरू किया जाए, ताकि जो योजनाएं हैं जिससे माना जाता है डबल इंजन सरकार को जिसमें मोहब्बत मिला है, उसके चलते ही अब भारतीय जनता पार्टी अपने ट्रिपल इंजन सरकार के कामकाजों के साथ जल्द से जल्द आम जनता तक उनको सुविधाएं मुहैया कराना चाहती है। ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।